हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास टॉपिक पंक्चुएशन मार्क्स। इंग्लिश में हाउ टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स इन अ लैंग्वेज, व्हेन टू यूज देम, इनका प्रयोग कब करें। देखो, आपने भी कई बार फील किया होगा बाजार में या कहीं पर भी चार पांच लोग बात कर रहे होते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति इंग्लिश में कुछ सेंटेंस बोलता है या कोई शब्द बोलता है इंग्लिश में, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। अर्थात इंग्लिश सीखना अपने आप में एक प्राउड का सब्जेक्ट है, गौरव का सब्जेक्ट है। इसलिए विद्यार्थियों, हमें स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखनी है और स्पोकन इंग्लिश आने से पहले हमें ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, तभी हम आगे हर चीज में महारत हासिल कर सकते हैं। If you want to get proficiency in English, you are to work hard. Then आप वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स लिखें मुझे। आप देखते तो हैं वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सबसे निवेदन है, इससे मुझे उत्साहवर्धन होता है। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। अब हम बात करते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, विराम चिन्ह। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अ साइन और मार्क, ऐसा चिन्ह यूज्ड इन राइटिंग, इसका प्रयोग हम लेखन में करते हैं। टू डिवाइड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस, वाक्य और शब्दों के समूह को बांटने में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनको पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। देखिए, यदि आपको पंक्चुएशन मार्क्स के नियमों की जानकारी नहीं है तो हमारे वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश। देखो, नंबर 1 पर हमने ए पर लिया है पहला पॉइंट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का ये जो चिन्ह है, ये एक बिंदु होता है, इसको हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखो, इसका प्रयोग असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य कौन से होते हैं? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहते हैं, तथा इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब आदेश या प्रार्थना वाला वाक्य के अंत में होता है। अर्थात इस फर्स्ट पॉइंट में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग कहां करना है? एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंत में करना है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस के अंत में करना है, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश या प्रार्थना वाले वाक्य के अंत में करना है। देखते हैं एग्जांपल। नंबर फर्स्ट, विराट गोस टू स्कूल। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कार्य हो रहा है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, उसके अंत में हमारे को फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। देन प्लीज गिव मी योर पेन, इसमें प्लीज लगा रखा है और यह इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके अंत में भी हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। तो याद रखना है बच्चों, फुल स्टॉप का प्रयोग कहां कहां करते हैं। नंबर 2 में आते हैं, अब्रीविएशन, संक्षिप्ताक्षर के प्रत्येक लेटर के बाद में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है। जैसे कोई भी वर्ड होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है, और यदि उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई हो तो शॉर्ट फॉर्म के प्रत्येक अक्षर के तुरंत बाद में हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए। जैसे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये उसका फुल फॉर्म है और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए हमने प्रत्येक अक्षर के बाद में फुल स्टॉप लगाया है। BSc, यह एक डिग्री का नाम है, बैचलर ऑफ साइंस, तो दोनों के पहले बाद में हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। नंबर 3 में देखते हैं, कुछ प्रचलित अब्रीविएशन में फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। देखो, कुछ प्रसिद्ध होते हैं
कुछ संस्थाएं, कुछ संगठन, कुछ एनजीओज, उनके नाम प्रसिद्ध होते हैं जिनको हर कोई जानता है। तो उनके प्रत्येक लेटर के बाद में हमें उसकी फुल फॉर्म होने के बावजूद भी फुल स्टॉप का प्रयोग उनके अंत में नहीं करते हैं। जैसे यूनेस्को बहुत बड़ा संगठन है पूरे वर्ल्ड लेवल का, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जिसके बारे में हर कोई जानता है, इसलिए हमें इनके बाद में फुल स्टॉप लगाने की आवश्यकता नहीं है। देन मिस्टर, मिसिस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद भी फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। इस टाइप के शब्द हो जो सामान्य प्रयोग में आते रहते हैं, जो प्रचलित हैं, जो प्रसिद्ध हैं, उनके तुरंत बाद में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना है। देन चलते हैं नेक्स्ट अगले पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर। ये है कॉमा। कॉमा का जो चिन्ह है वो इस प्रकार का होता है। हिंदी में इसको अल्प विराम कहते हैं, जहां पर हमें वाक्य के बीच में, शब्दों के बीच में थोड़ा रुकना होता है, तब कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखो नंबर 1 पर, एक ही साथ एक क्रम में प्रयुक्त होने वाले एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। एक ही टाइप के ग्रुप के लोग या कोई भी व्यक्ति हो या वस्तुएं हो, स्थान के नाम हो, तब हमें उनके बीच में कॉमा का प्रयोग करना होता है। जैसे आई हैव विजिटेड जयपुर, मनाली, कश्मीर, माउंट आबू। तो ये देखो 4 स्थानों के नाम है, एक ही टाइप के नाम है। इसकी जगह एक ही टाइप के मतलब पक्षियों के नाम होते या फलों के नाम होते, तो उनके बीच में हम कॉमा का प्रयोग करते। तो यहां पर हमने जयपुर थोड़ा रुकना पड़ता है, मनाली, कश्मीर एंड माउंट आबू। इस प्रकार से हमें एक ही टाइप के ग्रुप वाले शब्दों के बीच में कॉमा का प्रयोग करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसका अगला प्रयोग नंबर 2 पर है। एक ही सीरीज में आए शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। मतलब देखो उदाहरण, हाई एंड लव, रिच एंड पुअर, प्राउड एंड हम्बल आर असेंबल्ड हियर। इस वाक्य में कुछ शब्दों के समूह हैं जो एक ही सीरीज में आए हुए हैं, इसलिए उन शब्दों के समूह को, उस सीरीज में जोड़ों को, शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना होता है। हाई एंड लव, फिर कॉमा लगाया, रिच एंड पुअर, कॉमा लगाया, प्राउड एंड हम्बल आर असेंबल्ड हियर। इस प्रकार से ध्यान रखना है, एक ही टाइप की सीरीज में आए हुए शब्दों के जोड़ों के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। देन नंबर 3, सेंटेंस में जहां भी थोड़ा रुकना होता है वहां कॉमा लगाते हैं। सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, अगर उनके बीच में, किसी शब्द के बीच में, फ्रेज के बीच में कहीं पर भी थोड़ा रुकना हो, पॉज हो, तब हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन, व्हाट आर यू डूइंग हियर। रोहन के बाद में थोड़ा सा रुके, इसलिए कॉमा का प्रयोग। रोहन, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तब हम कॉमा का प्रयोग किया है। देन नंबर 4 में आता है डायरेक्ट कोटेशन को बाकी वाक्य से अलग करने हेतु। तो डायरेक्ट कोटेशन जो होता है, हम एक टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो उसी में डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस। तो रोहित सेड आई एम अ टेलर, तो डायरेक्ट कोटेशन के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है, इसमें सेड के बाद कॉमा लगाते हैं, क्योंकि बाकी का जो वाक्य है, इस वाक्य से, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य से इस वाक्य को अलग करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य को कॉमा का प्रयोग करते हैं। देन कॉलन। कॉलन अगला हमारे पंक्चुएशन मार्क है, जिसका चिन्ह है ऊपर और नीचे 2 डॉट लगाते हैं कॉलन में। इसको हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण विराम। विराम तो है, रुकावट तो है, रुकना तो है, लेकिन थोड़ा कम रुकना है। देखो
इसमें कब कब इसका प्रयोग करते हैं? नंबर 1 पर कोटेशन लिखने से पहले। कोई भी कोटेशन हम लिखते हैं, किसी प्रसिद्ध लेखक, राइटर, पोएट या किसी महापुरुष का कोई वाक्य होता है, उसको लिखने के तुरंत बाद में, जैसे बेकन सेज, बेकन एक हमारे बहुत बड़े निबंधकार हुए हैं अंग्रेजी में, तो बेकन सेज के बाद में हमने ये चिन्ह लगाया है कॉलन का, अपूर्ण विराम का। फिर उनका सेंटेंस क्या है? रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन। तो इस प्रकार से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कोई कोटेशन होता है तो उसके तुरंत बाद में हमें ये चिन्ह लगाना पड़ता है कॉलन का। और कहां लगाते हैं कॉलन का प्रयोग? नंबर 2 में, इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, किसी भी सूची को बताने के लिए, लिस्ट को बताने के लिए। अ समरी, किसी भी सार को बताने के लिए। एंड एक्सप्लेनेशन, किसी व्याख्या को बताने के लिए हम कॉलन का प्रयोग करते हैं। जैसे द मेन सब्जेक्ट्स आर, मुख्य विषय हैं, फिर हमने ये कॉलन का प्रयोग किया है अपूर्ण विराम का, थोड़ा सा रुकना है। द मेन सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस प्रकार से ऐसी स्थिति होने पर हमें कॉलन का प्रयोग करना है। देन फिर आता है अगला पंक्चुएशन मार्क्स, वो है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का जो चिन्ह है, ऊपर एक बिंदु लगाना है, नीचे कोमा लगाते हैं, ये है सेमी कॉलन का चिन्ह। इसको कहते हैं हिंदी में अर्ध विराम, जहां पर हमें थोड़ा रुकना होता है। देखो तीनों में डिफरेंस है, कोमा, कॉलन, सेमी कॉलन, थोड़ा थोड़ा अंतर तीनों में है, वो ध्यान से इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कोमा से अधिक रुकते हैं लेकिन फुल स्टॉप से कम रुकते हैं। सेमी कोलन का प्रयोग करते समय ध्यान रखना है, कोमा से थोड़ा ज्यादा रुकते हैं वाक्य में बोलते समय और फुल स्टॉप से थोड़ा कम रुकते हैं। अर्थात देखो सेंटेंस में इसमें, और देखो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका प्रयोग है। ज्यादातर इसका प्रयोग है सेमी कोलन का। कंपाउंड का मतलब संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्र वाक्य में अधिक प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, टू स्पीक द ट्रुथ इज अ गुड हैबिट, सत्य बोलना एक अच्छी आदत है। तो यहां पर हम थोड़ा रुकेंगे। इट डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, सत्य बोलने में हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, ऐसा एक सेंटेंस है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा अर्ध विराम, मतलब विराम तो है लेकिन अर्ध, आधा, थोड़ा सा रुकना है। ये सेंटेंस बोलने के तुरंत बाद में जैसे ये चिन्ह हमें दिखता है तो हमें यहाँ थोड़ा रुकना है पढ़ते समय, फिर आगे वाला वाक्य बोलना है। चलते हैं सेमी कोलन का आगे और प्रयोग देखते हैं। अगला पंक्चुएशन मार्क्स है मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बारे में तो आप सब जानते हैं अच्छे से कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। यह सामान्य बात है और हमारे अक्सर काम आती रहती है। देखो, इट इज यूज्ड आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका प्रयोग सामान्यतया प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। जहां पर भी, जिस प्रश्न में भी प्रश्न पूछ रहे हैं और उसमें उस वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, तभी हमें उसको प्रश्नवाचक वाक्य मानना है। तो व्हाट इज योर नेम, सिंपल सा प्रश्न है, आपका नाम क्या है, तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया। इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि जब भी कोई प्रश्न पूछे, प्रश्नवाचक वाक्य हो, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देन अगला है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। देखो, विस्मयकारी चिन्ह, तो इसका जो साइन है, ये जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, एक विराम होता है, नीचे एक बिंदु लगाते हैं, ये होता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग इंटरजेक्शन के बाद तथा
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य के बाद करते हैं। मतलब दो जगह इसका प्रयोग करना है। एक तो इंटरजेक्शन का मतलब भी वही होता है भाई कि इस प्रकार का चिन्ह आएगा जिसमें आकस्मिक भाव प्रकट हो, आश्चर्य हो, दुख हो, घृणा हो, टेंशन हो, इस प्रकार कोई भाव प्रकट करता है तब हमें इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करना है। और एक विस्मय आदि बोधक चिन्ह वाले वाक्य हो जिसमें आश्चर्य, दुख, घृणा इस प्रकार के भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्यों में भी हमें इस प्रकार के मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करना है, विस्मयकारी चिन्ह का प्रयोग। जैसे अलेस, और इसके बाद में मतलब अलेस एक ऐसा शब्द है जो इस बात का प्रकट करता है कि भाई दुख को प्रकट करता है, दुख या चिंता की बात। अलेस, फिर ये निशान लगाया, ही इज रूइंड, वह बर्बाद हो गया। दुख की बात है, ऐसा कोई सेंटेंस है, चिंता की बात, टेंशन वाली, आकस्मिक घटना, आश्चर्य प्रकट करने वाला, इस प्रकार के हाव भाव में हमेशा ही हमें विस्मयकारी चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अलेस के बाद में हमने ये चिन्ह लगाया है और ही इज रूइंड, बाकी वाला वाक्य ये सेंटेंस के पीछे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। देन अगला पॉइंट आता है डैश। डैश के बारे में देखो, इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार से होता है, आडी लाइन होती है, इसको हिंदी में रेखिका चिन्ह कहते हैं, रेखिका चिन्ह। इसका प्रयोग कहां करते हैं? अचानक भाव या विचार बदल जाना या रुक जाना। मतलब अचानक हम मन में कोई भाव आता है, कोई बात करते हैं, उस समय अचानक से हमारा विचार बदल जाता है या रुक जाता है, तब इसका प्रयोग करना है। तथा बिखरे हुए विचारों को एकत्र करने में भी इस डैश का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वर देयर, यदि मैं वहां होता, आई वुड डू समथिंग, तो मैं कुछ करता। अर्थात ये वाक्य यहां जो हमने फर्स्ट वाला वाक्य देखा है इफ आई वर देयर, इसके बाद में उसने अचानक से रुक गया, विचार किया। इफ आई वर देयर आई वुड डू समथिंग, यदि मैं वहां होता तो कुछ करता। तो अचानक से भाव बदल जाना या रुक जाना विचार, तब हमें डैश का प्रयोग करना होता है। फिर एक एग्जाम्पल और इसका, एप्पल्स, मैंगोस, बनानास आर वर सर्व्ड, ऑल वर सर्व्ड इन द फंक्शन। मतलब बिखरे हुए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, फलों के नाम हैं, और ये सब जो है इस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं के नाम हो और बाद में उन सबको वापस एकत्र किया गया, और तीनों फल अलग अलग नाम है, फिर वापस दोबारा वाक्य आया ऑल वर सर्व्ड, सभी उस फंक्शन में हमें परोसे गए, तो वापस विचारों को, शब्दों को एकत्र किया गया। ऐसी स्थिति में भी हमें डैश का प्रयोग करना होता है। देन नेक्स्ट आता है इन्वर्टेड कोमास। इसके इन्वर्टेड कोमास के दो तरह के साइन होते हैं। एक तो होता है दोनों तरफ डबल कोमा होती है ऊपर की तरफ, और एक होती है सिंगल कोमा। तो इसको हिंदी में कहते हैं अवतरण चिन्ह। इसका प्रयोग कहां करते हैं? किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए, कोई भी वक्ता है, कोई भी किसी व्यक्ति ने अपनी बात कही और उसी बात को सेम टू सेम ज्यों का त्यों अगर हम लिखते हैं, तब हमें उस वाक्य में इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग करना पड़ता है। तथा किसी कोटेशन के अंदर और कोई कोटेशन बताने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं। पहले से कोई कोटेशन हो, किसी महापुरुष का, किसी व्यक्ति का कोई कथन हो, और उसके अंदर और कोई कोटेशन होता है, मतलब कोटेशन के अंदर और कोटेशन, ऐसी स्थिति होने पर उस अंदर वाले कोटेशन के लिए दोनों तरफ हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फिर हम कोमा लगाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो वाक्य होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अलावा वो जो वाक्य होता है, इसको
रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं इसको, इसलिए दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा लगाई। यू आर अ कावर्ड, तो ये रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को हमेशा ही हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। देन ही सेड आई हैव रेड मेनी बुक्स, उसने कहा कि मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, बट लेकिन आई हैव नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ, लेकिन मुझे अभी तक इस बात का अर्थ समझ में नहीं आया। चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, कि बच्चा जो होता है वह किसी आदमी का पिता होता है। यह वाक्य मेरे समझ में नहीं आया। तो ये कोटेशन के अंदर वापस कोटेशन आ गया, इसलिए इस अंदर वाले कोटेशन में, क्योंकि यह भी किसी लेखक द्वारा लिखा गया वाक्य कोटेशन है, इसलिए इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में रखा है, और वापस जो पूरा वाक्य कहा गया है उसमें हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद किया है, नीचे फुल स्टॉप लगाया है। देखो, विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस समय हमें फुल स्टॉप लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में आप हो जाओगे पारंगत। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपन। हाइपन का चिन्ह उस डैश से थोड़ा छोटा होता है। ये देखो इस प्रकार से, इसको हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, योजक मतलब जोड़ने वाला, अर्थात इसका यूज हम कहाँ करेंगे। देखो, कंपाउंड वर्ड्स के पार्ट्स को जोड़ने के लिए। एक तो संयुक्त शब्द होंगे, उस संयुक्त शब्द में 2 या 3 या 4 शब्द होते हैं, उनको जोड़ने के लिए हाइपन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, किसी पंक्ति के अंतिम आधे शब्द को नीचे की पंक्ति का पहला आधा शब्द जोड़ने के लिए भी हाइपन का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, फादर इन लॉ, ये एक कंपाउंड शब्द है, कंपाउंड वर्ड है, जिसमें 1 2 3 शब्दों से मिलकर के एक कंपाउंड वर्ड बन रहा है। तो तीनों शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में हमने हाइपन का प्रयोग किया, फादर इन लॉ। इसी प्रकार से मदर इन लॉ, है ना। बैक अप, 2 शब्द है कंपाउंड, और बीच में हमने हाइपन लगाया दोनों को जोड़ने के लिए। अगला एग्जांपल इसी का, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू रस्टी। अब देखो, रस्टिकेट एक वर्ड पूरा है, रस्टिकेट, ये रस्टिकेट एक पूरा वर्ड है, लेकिन यहां तक लिखते लिखते आए और पीछे जगह नहीं होने के कारण, इसको जगह नहीं थी इसलिए हमने रस्टी तो लिखा इधर, फिर लगाया हमने हाइपन का चिन्ह लगाया। इसको जोड़ने के लिए ये जो केट लिखा हुआ है, रस्टिकेट, दोनों शब्दों को उस लाइन के अंतिम शब्द में, अंतिम शब्द के आधा शब्द तो रह गया उधर और आधा शब्द रह गया नीचे वाली पंक्ति में, दोनों को जोड़ने के लिए भी हम हाइपन का प्रयोग करते हैं। द नोटी बॉय, इस प्रकार से ध्यान रखना है, 2 जगह हाइपन का प्रयोग होता है, एक तो कंपाउंड वर्ड्स को संयुक्त शब्दों में, और एक किसी भी लास्ट शब्द का आधा शब्द उधर रह जाए और आधा शब्द नीचे लिखना पड़े, ऐसी स्थिति में हाइपन का प्रयोग करते हैं। देन अगला पॉइंट है, अगला जो आता है पंक्चुएशन मार्क्स, वो है अपास्ट्रोफी। अपास्ट्रोफी किसको कहते हैं, ऊपर देखो, ऊपर की तरफ एक सिंगल कोमा होता है, उसको अपास्ट्रोफी बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक चिन्ह। ये किसी भी संज्ञा और सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, तब इसको कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। देखो यूज कब करते हैं, यूज टू शो दैट 1 और मोर लेटर्स और नंबर्स हैव बीन लेफ्ट आउट। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब एक या एक से अधिक अक्षर या कोई संख्या छूट गई हो, किसी भी शब्द में अक्षर या संख्या छूटी हुई हो, उसको शो करने के लिए हम अपास्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज, अब शी इज पूरा लिखा हुआ फुल फॉर्म है, इसकी शॉर्ट फॉर्म करने के लिए हमने क्या शीज, और ऊपर अपास्ट्रोफी लगाया और आई को हटा दिया, मतलब किसी
अक्षर को हटा देते हैं और उसकी जगह अपास्ट्रोफी लगा देते हैं। इसी प्रकार देखो, अपास्ट्रोफी लगाया फिर 63 लिखा, इसका मतलब क्या है 1963। तो ये पूरा सन बोलने के लिए हमने 19 को हटा दिया, उसकी जगह अपास्ट्रोफी लगाया। तो किसी संख्या को हटाने के लिए या किसी अक्षर को गायब करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम अपास्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग क्या है, किसी का किसी से संबंध बताने के लिए, मतलब किसी भी व्यक्ति और वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु, मतलब उसका संबंध स्थापित करने के लिए हम अपास्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे सैम्स वॉच, सैम की घड़ी, तो इसमें संबंध स्थापित करते तब इसका अर्थ निकलता है का के की। मीनास का मतलब मीना की कार, ऊपर अपास्ट्रोफी लगा रहे हैं, पीछे एस लगा रहे हैं। फिर देखो गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का विद्यालय, तो किसी का किसी से संबंध बताने के लिए अपास्ट्रोफी लगाते हैं और पीछे साथ में एस लगाते हैं, उसका अर्थ निकलता है का के की। देन नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है टू शो प्लूरल ऑफ अ लेटर ऑफ अ नंबर, किसी भी अक्षर का या संख्या का बहुवचन बताने के लिए अपास्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 9, 9 में कितने 3 होते हैं, तो 3 के पीछे अपास्ट्रोफी लगाया और एस लगा दिया, तो मतलब इसका बहुवचन बन गया, संख्या का बहुवचन। ये 3 है, इसका बहुवचन थ्रीज हो गया। फिर नेक्स्ट देयर आर 2 एम्स इन कॉमा, कॉमा में कितने एम है, 2 एम है, तो 2 एम्स बहुवचन बताने के लिए, एम का बहुवचन बताने के लिए ऊपर अपास्ट्रोफी लगाया। इस प्रकार से किसी संख्या या अक्षर का बहुवचन बताने के लिए हम अपास्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। देन एक एग्जांपल और लिया है मैंने, इट इज 5 o'clock। क्लॉक लिखने में हमेशा ध्यान रखना है, ये ऊपर अपास्ट्रोफी लगाते हैं समय बताने के लिए। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, टॉपिक थोड़ा लंबा था, मुझे विश्वास है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी कुछ पंक्चुएशन मार्क्स और हैं, लेकिन उनका प्रयोग जनरली इंग्लिश में कम होता है, जैसे स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, तो उनका प्रयोग कम होता है, इसलिए हम उसको यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज का यह पंक्चुएशन मार्क्स का टॉपिक यही खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।